हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्यामा मिश्रा और मैं अपने चैनल स्टडी टॉपर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद रूबरू होने जा रहे हैं, क्योंकि इस बीच थोड़ा सा स्वास्थ्य में समस्या रही, इसलिए वीडियो क्रिएट नहीं कर पाए। चलिए अब कंटिन्यू रहेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अधिगम अक्षमता। देखिए, बता देते हैं आपको कि जो अधिगम अक्षमता होती है, जिसको हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं या अधिगम निरयोग्यता, तो ये क्या होती है। ये एक नया टॉपिक है। नया मतलब जैसे हम लोग बुद्धि को पढ़ते हैं, व्यक्तित्व को पढ़ते हैं, अधिगम को पढ़ते हैं, स्मृति को पढ़ते हैं, समायोजन को पढ़ते हैं। तो ये क्या है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में पुराने टॉपिक हैं। लेकिन जो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये नया टॉपिक है, क्योंकि जैसे जैसे ये बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, वैसे वैसे बच्चों से के अधिगम से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं उन पर विचार किया गया और उसके बाद ये एक पूरा टॉपिक तैयार किया गया, जिसको अधिगम अक्षमता बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। इसको अधिगम विकार भी कहते हैं। मूलतः बता दें, ये कोई अधिगम अक्षमता जो है या अधिगम विकार जो है, ये कोई रोग नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है कि जिसकी वजह से बच्चों को जो सीखने में समस्या आती है, बल्कि इसका जो कारण बताया है मनोवैज्ञानिकों ने, वो ये बताया है कि जब सीखने की पद्धति सही नहीं होती है, जब सिखाने वाला जो शिक्षक है उसकी जो शिक्षण विधियां हैं, उसका जो शिक्षण कार्य है, उसमें कहीं कोई कमी रह जाती है, उस टाइम ये समस्या क्रिएट होती है, जिसको हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, अधिगम अक्षमता बोलते हैं। तो हालांकि थोड़ा सा जो इसका संबंध होता है वो माना गया है कि जैविकी या वंशानुक्रम कारण हो सकता है। जैविकी कारण ऐसे हो सकता है जैसे, क्योंकि इसका संबंध सीधे मस्तिष्क से होता है ना, हमारे तंत्रिका तंत्र से होता है। तो कभी कभी ये भी देखा गया कि अगर हमारे मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की क्षति हो जाती है, जैसे जन्म के पूर्व प्रसव काल में जब बच्चे का जन्म होता है, उस टाइम अगर कोई समस्या हो जाती है या बच्चे को कोई मानसिक आघात हो जाता है, यानी सर में कोई गंभीर चोट लग जाती है, या फिर बच्चों को कोई मानसिक बीमारी जैसे मिर्गी या दौरा वगैरह ऐसी कोई समस्या हो जाती है, तो भी ये लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है। यानी बच्चे जो हैं उन्हें सिखाया तो जाता है, वो सीखते तो हैं, लेकिन वो सही तरीके से सीख नहीं पाते हैं। तो पूर्णतः जो आज का टॉपिक है वो यही है कि सीखने में अक्षम, यानी अधिगम क्रिया जो सही से नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं को हम लोग अधिगम अक्षम बालक बोलते हैं। ये अधिगम अक्षमता कोई रोग नहीं है। सबसे पहले ये बात करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, चलिए इस पे आप टॉपिक पे चलते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखिए, जो अधिगम अक्षमता वर्ड है हमारा, लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द जो है, इसको हम अधिगम विचलन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम विचलन भी कहते हैं, और इसको अधिगम विकार भी कहा जाता है। यानी जब सीखने में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसको ये अधिगम डिसऑर्डर कहा जाता है, लर्निंग डिसऑर्डर कहा जाता है। सबसे पहले इस पर बात किसने की? तो सबसे पहले अधिगम अक्षमता शब्द जो दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था सैल्यूयल किर्क ने। किसने दिया था? सैल्यूलर किर्क ने ये शब्द दिया था। और कब दिया था? 1963 में दिया था। कब दिया था? 1963 में दिया था। यानी अधिगम अक्षमता पर सबसे पहले फोकस करने वाले, यानी अधिगम अक्षमता शब्द देने वाला जो बंदा था वो कौन था? सैल्यूयल किर्क थे। कौन थे? सैल्यूयल किर्क थे, जिन्होंने ये लर्निंग डिसऑर्डर शब्द जो था, अधिगम अक्षमता शब्द जो है वो दिया है। कब दिया? 1963 में दिया। उसके बाद देखते हैं इसके अंतर्गत कौन नहीं आता है। सबसे पहले बात करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो ऐसे बालक जो पिछड़े हों, ऐसे बालक जो पिछड़े हों, जैसे नहीं अपनी शैक्षिक क्रिया से पिछड़ जाते हैं, तो पिछड़े बालक हों, मंद बुद्धि यानी जिनके सीखने की गति स्लो हो, नेत्रहीन जिनको बिल्कुल दिखाई ना देते हो, बहरे हों यानी पूर्णतः बहरे हों, बिल्कुल सुनाई ना देता हो, मूक बधिर हों, ठीक है। और यानी ऐसे बालक, यानी उनके अंदर कोई अगर विकलांगता पाई जाती है, चाहे वो नेत्रहीन हो, चाहे वाणी दोष, बहरे हों या गूंगे हों पूर्णतया, तो ऐसे बच्चे अधिगम ये लर्निंग डिसऑर्डर के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि मंदबुद्धि बालक लर्निंग डिसऑर्डर के अंदर नहीं आता है, क्योंकि उसके सीखने की जो गति है वो स्लो है। दूसरी चीज़ सुनिए कि अधिगम अक्षमता में बुद्धि से कोई मतलब नहीं है
है ना। आईक्यू से कोई लेना देना नहीं है। ये डिसऑर्डर किसी को भी हो सकता है, ये डिसऑर्डर किसी भी स्तर के आईक्यू के बच्चे को हो सकता है, यानी जो भी जिसको भी समझने में समस्या होगी उसी को ये डिसऑर्डर हो सकता है। तो इससे आईक्यू से कोई लेना देना नहीं कि नहीं जो मंदबुद्धि हैं उन्हीं के अंदर ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये और पाया गया है कि जो बच्चे सामान्य है या सामान्य से अधिक यानी विशिष्ट हैं उनके अंदर ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है, बल्कि मंदबुद्धि बालक और प्रतिभाशाली मंदबुद्धि बालक और प्रतिभाशाली बालकों के अंदर ये समस्या कम पाई जाती है। और पाई किसके अंदर ज़्यादा जाती है? सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि वाले बच्चों के अंदर ये ज़्यादा पाई जाती है। तो एक स्पष्ट बात कहें कि इससे आईक्यू से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना ये है कि कौन ऐसा बच्चा है जिसको समझने में समस्या हो रही है, जिसको सीखने में समस्या हो रही है, जिसको भी हो, चाहे जिस आईक्यू का हो, चाहे, और इसमें आयु से कोई लेना देना नहीं है। ये जो लर्निंग डिसऑर्डर है ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन सामान्यतः जो प्रकाश में आता है वो कब आता है? जब बालक विद्यालय जाना शुरू करता है, वहाँ टीचर्स बताते हैं कि आपके बच्चों को ये समस्या हो रही है, तब जानते हैं कि हाँ हमारे बच्चों को कौन सा लर्निंग डिसऑर्डर हो रहा है। ठीक है, तो आयु से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी आयु में लर्निंग डिसऑर्डर हो सकता है। आईक्यू से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी आईक्यू के स्टूडेंट को ये समस्या हो सकती है, क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि सीखने में समस्या, जिसको भी सीखने में समस्या होगी वो आपके लर्निंग डिसऑर्डर से ग्रसित होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके अंतर्गत पिछड़े, मंदबुद्धि, नेत्रहीन, बहरे, मूकबधिर ऐसे बालक नहीं आते हैं। तो फिर आते कौन हैं? आते कौन हैं ये देखेंगे। तो आते हैं जिनको लिखने में समस्या हो, ऐसे बच्चे जिनको लिखने में समस्या होती है, ठीक है, जिनको पढ़ने में समस्या हो, वो शब्द नहीं पढ़ पाते हैं सही से, जिनको सुनने में समस्या हो, एक टीचर कुछ बोल रहा है लेकिन उसके जो वर्ड है उनका सेंस वो कुछ दूसरा निकाल रहे हैं बच्चे, ठीक है, जिनको सुनने में समस्या हो, सुनने मतलब यहाँ कम सुनने से नहीं है, सुनना मतलब कम सुनना नहीं है, बल्कि जो भी उनको समझाया जा रहा है उसका वो सही से अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, ये सुनना है। ठीक है, जिनको सुनने में समस्या है, तार्किक क्षमता, जिनकी तार्किक क्षमता में कमी है, यानी वो चीज़ों पे तर्क नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, भाषा संबंधी कोई दोष अगर उनके अंदर है, जैसे बच्चे हकला रहे हैं, तुतला रहे हैं, ठीक इस टाइप से भाषा संबंधी कोई दोष है, तो ऐसे में भी बच्चे क्या करते हैं, जैसे बच्चे हकलाते हैं या तुतलाते हैं तो वो सही वर्ड जो है वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं, सही वर्ड जो है उसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं और सही सेंस नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, गणितीय क्षमता, जिनको गणना करने में समस्या होती है, जैसे एक बच्चे को 20 का नोट दे दीजिए आप कि जाइए 5 रुपये का ये ले आइए, 3 रुपये का ये ले आइए, 2 रुपये का ये ले आइए, इतने पैसे वापस ले आइए। अगर उसके अंदर गणितीय क्षमता कमज़ोर है तो ऐसे बच्चे जो हैं वो थोड़ा आगे चलेंगे और भूल जाएंगे सारा कुछ कि हमें क्या लाना है, वापस तुम्हारे पैसे तुम्हें थमा देंगे। तो ये क्या होता है, गणितीय क्षमता में समस्या होती है। ठीक है, तो ये इस टाइप की जो समस्याएं होती हैं ये लोग लर्निंग डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं, जिनको लिखने, पढ़ने, सुनने, तार्किक क्षमता में कमी या बाड़ी संबंधी कोई दोष है या गणितीय क्षमता में कोई कमी है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो लर्निंग डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, अधिगम जो अक्षमता होती है या अधिगम जो विकार होता है वो क्या होता है कि अधिगम विकार मतलब होता है सीखने में विकार, जहाँ बच्चा पढ़ने में, लिखने में, गणना करने में, बोलने में असहज महसूस करे। ठीक है, वही क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, अधिगम अक्षमता कहते हैं, अधिगम विकार कहते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, अधिगम अक्षमता के लक्षण कौन कौन से होते हैं। आज हम लक्षणों पर चर्चा करेंगे कि कौन से लक्षण होते हैं, कि हम कैसे पता करते हैं कि हमारे क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जो अधिगम में अक्षम है, ठीक है, या लर्निंग डिसेबल है, तो कैसे उसकी पहचान होती है। तो उसके लक्षण कुछ दिए गए हैं, जैसे स्मृति कमज़ोर, आप कुछ भी उसको सिखाइए और आप उससे अगर आप पूछते हैं तो वो आपको उसका जवाब नहीं दे पाता है, यानी उसका जो स्मृति लेवल है वो आपको कमज़ोर दिखेगा। ठीक है, दूसरा देखिए, प्रत्यक्षीकरण में कमज़ोर, जो बच्चा है वो चीज़ों का सही से प्रत्यक्षीकरण जब नहीं कर पाता है तब भी आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है। जैसे अगर हम बच्चे को एम सिखा रहे हैं, ठीक है, और अगर बच्चा इसका सही से एम सिखाया हमने और उसको डब्ल्यू सिखाया, अगर बच्चे ने प्रत्यक्षीकरण सही से नहीं किया तो जब भी आप उसको एम बोलेंगे तो वो उसमें डब्ल्यू उसको समझेगा, या डब्ल्यू जब आप बोलेंगे तो उसको
एम समझेगा, तो ये क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण में कमजोरी होती है कि जब बच्चा किसी चीज़ को अपनी संवेदी अंगों के द्वारा देखता है, सेंसरी द्वारा देखता है, उसके बाद जब उसका वो सही प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता, यानी उसका जब सही सेंस नहीं निकाल पाता है, सही से उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाता है, तो क्या हो जाता है कि वो गलत चीज़ें अपने दिमाग में सेट कर लेता है। क्या करता है, गलत चीज़ें गलत तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेता है, यानी प्रत्यक्षीकरण कमज़ोर होता है। नेक्स्ट देखिए, अवधान, अवधान में कमी। बच्चों का जो ध्यान होता है वो इधर उधर होता है। ध्यान का क्या होता है, इधर उधर होता है। जब भी आप कुछ पढ़ाएंगे तो उनका ध्यान कक्षा से कहीं बाहर होगा, वो आपके पढ़ाए हुए जो पाठ्यवस्तु है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो अपने ही अपनी एक दुनिया में मस्त रहते हैं। ठीक है, तो अवधान में कमी, ये तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण देखिए, भावात्मक अस्थिरता। भावात्मक अस्थिरता होती है जैसे कि अगर टीचर बच्चे को डांट रहा है तो एकदम से उसे या तो बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है तो क्या क्लास छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है, या मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगेगा। इस तरीके से भावात्मक अस्थिरता, यानी अपने भावों पर, अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं होता है, भावात्मक अस्थिर होते हैं ऐसे बच्चे। अगला देखिए, उत्तेजनशीलता में कमी, यानी उत्तेजित नहीं होते, ढीले ढाले रहते हैं। आप कहो 10 बार बोलोगे तब तो उनके तब आपकी वॉइस पहुंच पाती है कि हाँ हमें टीचर बुला भी रहा है। तो उत्तेजनशीलता में कमी नज़र आती है। और एक सीधी सी बात है, अगर हमारे अंदर उत्तेजनशीलता में कमी है तो कोई भी कार्य हम सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उत्तेजना जरूरी है। अगला देखिए, उपलब्ध स्तर में कमी। तो ऐसे बच्चों की उपलब्धि स्तर जो होता है, हमेशा कक्षा का रिजल्ट जो होता है वो कैसा होता है, डाउन होता है। जबकि देखिए, जब उनको हम पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो उसी टाइम हम लोग समझ जाते हैं, टीचर समझ जाता है कि इसका IQ लेवल तो ठीक है, लेकिन मेन है कि ये अचीव नहीं कर पा रहा है ना, चीज़ों को सीख नहीं पा रहा है। तो ऐसे बच्चों की जो लक्षण मैंने 6 बताए हैं आपको, स्मृति कमज़ोर, आप आज उनको चाहे जितना अच्छा सिखा दो लेकिन वो दूसरे तीसरे दिन उसको भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि इंटरेस्ट में भी उनकी कमी होती है। दूसरी चीज़, अवधान नहीं होता उनके पास। जब अवधान नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, तो चीज़ों को वो सीख नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़, प्रत्यक्षीकरण में कमज़ोर होते हैं। जब भी किसी चीज़ को देखेंगे तो उसको सही से नहीं देखते हैं, सही से उसका विश्लेषण करके उसको नहीं सीखते हैं, इसलिए गलत चीज़ें वो अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं। जैसे गणित का उदाहरण दे, बच्चे से कहो 7 लिखो तो इस तरीके से उल्टा 7 बना देता है। इंग्लिश में कहो J लिखो तो J को कहो उल्टा बना देता है, इस तरीके से। तो ये क्या है? प्रत्यक्षीकरण में कमी होती है। जब बच्चे सही से नहीं देखते हैं तो गलत कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना लेते हैं। ठीक है, अगला, अवधान में कमी होती है, इनका ध्यान एक जगह नहीं होता है। दूसरा, भावात्मक अस्थिर होते हैं ऐसे बच्चे, या तो बहुत तेज़ी से उनको गुस्सा आ जाता है, या बहुत ज़ोर से वो हंसने लगते हैं, या बहुत तेज़ी से अगर आप ज़्यादा कुछ कहोगे तो मतलब रोने भी लगते हैं। तो भावात्मक अस्थिर होते हैं। अगला, उत्तेजनशीलता में कमी होती है, यानी इनके अंदर जो अभिप्रेरणा लेवल होता है वो कैसा होता है? डाउन होता है। अच्छा, एक जो रिसर्च है उसमें ये भी पता चला कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो रचनात्मक ज़्यादा होते हैं, क्रिएटिव। कुछ केसों में ऐसा देखा गया है कि बच्चे क्रिएटिविटी उनके अंदर ज़्यादा है, वो ज़्यादा रचनात्मक हैं, इसीलिए वो अपनी एक अलग दुनिया में ही रहते हैं, है ना। जैसे आपने मूवी देखी थी तारे ज़मीं पर, उसमें जो वो बच्चा था उसको यही लर्निंग डिसऑर्डर था। वो शब्दों को जब क्लास में उसको पढ़ाया जाते थे उसको अक्षर उड़ते हुए दिखाई देते थे, या वो गलत M को W लिखता था, W के M लिखता था, A और B और D में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता था। तो ये क्या था? प्रत्यक्षीकरण की कमी थी उसके अंदर। इसीलिए मैथ्स में भी समस्या थी। दूसरी बात, अभी आगे हम और डिक्लेयर करेंगे कि वो सही से लिख भी नहीं पाता था। ठीक है, ये डिस्ग्राफिया का यानी लेखन विकार होता है जब बच्चे सही से नहीं लिख पाते हैं। तो ये अधिगम अक्षम बालकों के लक्षण हैं। 6 लक्षण मैंने आपको बताए हैं। आगे चलते हैं। देखिए, अधिगम अक्षमता जो होती है यानी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहला प्रकार है हमारा अपपठन। अपपठन, जहाँ हमें पढ़ने में समस्या होती है, यहाँ बच्चे को पढ़ने में समस्या होती है, ठीक है, वो अपपठन होता है, जिसको डिसलेक्सिया बोलते हैं, या अलेक्सिया भी इसको कहा जाता है। अगला है अपलेखन। अपलेखन, जहाँ बच्चे को लिखने में समस्या होती है कि वो लाइन पर नहीं लिख पाता है, वो अक्षर के बीच में गैपिंग सही नहीं कर पाता है, वो एक अक्षर बड़ा एक अक्षर छोटा लिखता है, ठीक है, या उसको पेंसिल पकड़ने में समस्या होती है, या कई बार देखा ऐसे बच्चे झुक कर भी बैठते हैं, सही से बैठ कर नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो अपलेखन होता है, जिसको डिसग्राफिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसग्राफिया कहा जाता है, या अग्राफिया भी इसको कहते हैं। अगला है अपगणन, जिसको गणना संबंधी समस्या हो,
जब बच्चे को कोई गणना संबंधी समस्या होती है तो उसको अपगणन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपगणन कहा जाता है। ठीक है, जैसे बच्चे जो हैं वो जब उसको मैथ्स में कोई समस्या होती है, गणित का कोई सूत्र नहीं समझ पाता है, संख्याएं नहीं, जैसे उसको बोल दो कि 69 लिखो, 79 लिखो, है ना, तो ऐसे बच्चे जो है 69 79 में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। या 53 और 63 73 बोलो तो उनमें समस्याएं आती हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको गणित संबंधी कोई भी विकार है अगर, तो वो डिस्कैल्कुलिया के अंतर्गत आते। अपगणन कहा जाता है, अपगणन संबंधी विकार, इसको इंग्लिश में डिस्कैल्कुलिया कहा जाता है या अकैल्कुलिया भी कहा जाता है। उसके बाद अगला होता है वाक संबंधी विकार, यानी बोलने संबंधी विकार होता है, जिसको हम लोग डिस्फेजिया या फेजिया भी कहते हैं। ये 4 प्रमुख प्रकार हैं किसके? लर्निंग डिसऑर्डर के, अधिगम अक्षमता के, अधिगम विकार के, ये 4 प्रकार हैं। कल इनके विषय में विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का इतना विश्लेषण आपके समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।